हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दुनिया के अंदर अगर कोई एक शख्स है जो सबसे ज़्यादा अभी गालियाँ खा रहा है तो वो है एक शख्स, वो है सैम ब्रैडमैन फ्री, जो कि दुनिया के दूसरे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का सीईओ था और ये क्रिप्टो एक्सचेंज अब बैंकरप्ट हो चुका है। तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि ये क्रिप्टो वर्ल्ड में आए दिन होता रहता है और ना सिर्फ क्रिप्टो में जिन लोगों ने FTX के ज़रिए इन्वेस्ट किया उनका पैसा डूब गया, बल्कि इस क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंकरप्सी को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है इसके पीछे छुपा इसका स्कैम और उस स्कैम का साइज़। और सबसे ख़ास बात इस स्कैम की ये रही, जब तक FTX ने बैंकरप्सी फाइल नहीं करी तब तक लोगों को इस स्कैम का पता ही नहीं चला। और इसी स्कैम को बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये स्कैम एक अलग तरीके का स्कैम था। इस स्कैम की शुरुआत FTX के बनने से पहले की है, यानी कि सैम ने पहले क्रिप्टो हेज फंड खोला जिसका नाम था एल्मिडा रेसर। और एल्मिडा रेसर्स के फाउंडर सैम का कहना था कि बिटकॉइन की प्राइस अमेरिका के अंदर $10,000 चल रही है, तो वही प्राइस जापान के अंदर $10,500 चल रही है। और इस डिफरेंस का फ़ायदा सैम ने उठाना शुरू कर दिया और काफ़ी पैसा बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करके एल्मिडा रिसर्च ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। लेकिन एक लेवल ऐसा आया जिससे उन्हें अपना काम और भी आगे बढ़ाना था, तो ज़रूरत थी उन्हें इन्वेस्टर्स की। और उन्होंने इन्वेस्टर्स से क्या क्या वादे किए इसको देखते हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया कि उन्हें 15% तक एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे। और जब एल्मिडा क्रिप्टो के अंदर हैवी वॉल्यूम से ट्रेड करना शुरू हो गई तो उन्हें ज़रूरत पड़ी एक क्रिप्टो एक्सचेंज की। तो यहीं से शुरुआत हुई FTX की। और 2019 के अंदर जैसी शुरुआत हुई तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में FTX जो है एक बहुत अच्छा और एक पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया और बहुत जल्दी इसको फंडिंग मिली और कुछ ही सालों के अंदर ये $1 बिलियन कंपनी बन गई। सैम ने पब्लिक के अंदर अपनी इमेज एक फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह बनाई और पब्लिक से वादे किए कि मैं अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दूंगा। और हर कोई ये समझने लगा कि एक सैम एक नेक काम कर रहा है, तो इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे असल में सच क्या छुपा है। और इसकी FTX की राइज तो बहुत अच्छी हो रही थी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई। कुछ अरसे पहले टेरा USD और इसका सिस्टर टोकन लूना दोनों ही फेल हो गए मार्केट में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को $60 बिलियन का नुकसान हुआ। और बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड जिन्होंने उस पर बैट किया था वो भी फेल हो गए, जिनमें से एक है 3 एरो कैपिटल। कई सारे ब्रोकर और इन्वेस्टर्स ने इस हेज फंड में पैसा डाला था तो उनका भी पैसा इसमें डूब गया। और यहाँ पे ही एल्मिडा रिसर्च ने ही बड़ी बड़ी पोजीशंस खोल रखी थी इन क्रिप्टोस के अंदर, और वो भी लेवरेज की मदद से। और एल्मिडा रिसर्च ने तो जो FTX के यूज़र्स हैं उनके पैसों का इस्तेमाल करके वो पोजीशंस ओपन की। और यहाँ पे सैम का कहना है कि एल्मिडा रिसर्च ने जो पोजीशंस खोली थी वो उधार के पैसे से खोली थी, और जब उधार का पैसा वापस करने की बारी आई तो उन्होंने FTX के यूज़र्स का पैसा इस्तेमाल किया। अब ये बात तो कोर्ट में ही पता चलेगी कि क्या वाकई में यही सब हुआ या कुछ और स्कैम इससे भी बड़ा था। और FTX का डाउनफॉल इतनी स्पीड से नहीं होता अगर बाइनेंस के CEO CZ नहीं होते तो जब सैम को ये सबसे पहले आइडिया आया तो सैम सबसे पहले बाइनेंस के CEO CZ के पास गया और उससे फंडिंग मांगी। तो उसने वैसे तो मना कर दिया। CZ ने कहा कि हम तुम्हें कुछ सीड फंडिंग दे देंगे ताकि तुम ये एक्सचेंज आराम से खोल सको। दिक्कत शुरू में नहीं आई, लेकिन जब जैसी FTX बहुत स्पीड से ग्रो होने लगा तो दिक्कत आना शुरू हो गई। तो दोनों के अंदर एक समझ ले टग ऑफ वॉर शुरू हो गई। तो सैम CZ को नीचा दिखाने में और CZ जो है वो सैम को नीचा दिखाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और हम रिसेंटली बात करें कि जब CoinDesk ने FTX और एल्मिडा रिसर्च को एक्सपोज किया तो CZ ने भी तुरंत ट्वीट करके ये कहा कि जो हमारे सारे FTT हैं वो हम लिक्विडेट करने जा रहे हैं।
में जैसी लिक्विडेशन की बात लोगों को आई तो उन सब यूज़र्स ने भी $5 बिलियन का विड्रॉल FTX पे लगा दिया। तो इतना भारी विड्रॉल आने के बाद तो एक्सचेंज तकरीबन कोलैप्स ही होने वाला था, क्योंकि आज तक इतना बड़ा भारी विड्रॉल कभी क्रिप्टो एक्सचेंज पे आया ही नहीं था। और सैम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस के पास जाए और उनसे मदद ले, और यही सैम की सबसे बड़ी गलती रही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनती है और एक तबाह होती है। क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना रिस्की है क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है मौजूद, लेकिन अगर आप किसी भी मार्केट में जाएं तो वहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, उतना रिस्क लें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।